हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यूजीसी नेट में जो कहानियाँ लगी हुई हैं यूनिट 7 में, उन पर जो है डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अब हम बंग महिला कहानीकार जो है लेखिका, उसकी दुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे। काशी जी के दशमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलियों की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोली की बाई तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, मतलब मनुष्य के रहने लायक थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में एक हाथ की चीजें रखी थी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब वह पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में वह नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अरे, अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब वह तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात सही है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो, तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने तो बात उड़ा ही उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पीने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बुरी लगी, बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की सी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली, सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ से कहती, माँ को याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी एक के लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था ऐसी अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2, 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदीद घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे मतलब गरीब आदमी को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ।
जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़कर बैठना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असाब था इसके पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी की आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी, मतलब उसने रोना अब बंद कर दिया। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछताता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा बोहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? स्टेशन में के कुलियों ने आघेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का मिलता है। वंशीधर फिर बोले, अगर 1.5 दर्जे का टिकट लूँ तो? इक्के वाले पहुँच चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथासमय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लागकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आगे बढ़ी। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों में टहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी थी, पर आपने आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। अब सब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दरवाजे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में कुल मिलाकर 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशनों पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, मतलब उनको भूख लगने लगी। मिर्ज़ापुर में जाकर के उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देर है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, मतलब अच्छी तरह से खा पी कर नहीं आए थे। उनको भूख लगने लगी मिर्ज़ापुर पहुंचकर आधे रास्ते में, और अभी इलाहाबाद पहुंचने में टाइम है, तो इसलिए क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ी और मिठाई लेकर निराले में बैठे। आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे। क्यों, स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वह इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इसके संग
वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। जो लेडी बैठी हुई थी वो कौन थी? वो नवल किशोर की पत्नी थी। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटती वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी जो एक उनके पास ही थी। कहने लगे, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवेल करथईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पूछती हैं कि तुम्हारे पति कहाँ है। एक कहती है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा है क्या? पहली, दूर बोर ई जनानी गाड़ी थोड़े है, ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तऊ हो भूलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरू बेटा? कि कौन से गाँव में जाओगी? कहाँ पर उतरना है? कहाँ पर तुम्हें पहुँचना है? मिर्जापुर चढ़ी हुई ना। जिसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछला ना, हम कहाँ कहाँ उतरे हो आई इलाबासा। पूछती है कि मिर्जापुर से चढ़ी हो ना। तो दूसरी वाली पूछती है, हटो, मैं पूछती हूँ कहाँ पे उतरेगी। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव है गोइया? इलाहाबाद में कौन सा गांव है? पहली, अरे नाही जनल प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाया जाला। अरे प्रयाग से जान पड़ती है। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाइन नहीं चुकी हई, ऐसो होम सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तोइन तोहरे काशी जी नहाए गए रे। ऐसा लगता है काशी घाट नहाने के लिए गई थी। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, पुण्य साहित तो बिचारे विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पचा हई राजघाट टिकस कटोली मोंगली के सराय उतरली होदे चढ़ली, मुगल सराय तक का टिकट हम तुम्हें दिला देती हैं। दूसरी, ऐसे एक दाइन हम आवत रहे, एक मिली ओरे मोरे संगे रही दे कौन टिसनिया पर ऊकर मलिकवा उतरे से की जुरंती गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नईरा ए साहिब गड़िया खड़ी कर, ए साहिब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ मेहरूबा बड़ी उजुबक रहेल, भला क्यों कि चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। उसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक एक से अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पहले बाय द नाही, हे साहिबा सुनी के कलकत्ता ते मुसलिया ले, अरे इहो तो नाही की दूर से आवत रह लेन, परागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखवा कि ना गई, हम तो सोच रहे हैं कि इनके संग जो आदमी है वो कहाँ है, हमें तो दिख ही नहीं रहे। तीसरी, हम देखे रहली हो मजे एक टोपी देहले रहले इनको। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब गए। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है जो ऐसी है। दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठिकाने के स्थान पर पहुँचा भी दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उस स्त्री की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे केसु कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। अरे एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितनी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी शीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ न बोली। कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती, कब सामना होने पर फिर मुंह फेर लेती। वो कौन थी? वो थे नवल किशोर, वंशीधर के ममेरे भाई।
वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह खोला कि भैया जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकरा का सजा होला। अरे ओका ही नाही चाहत रहा कि मेहरूरा के तो होता तो बेटा दिहलेन उर अपुआ तउन टिकस लेन के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। मतलब कोई जो वहाँ पर इंसान, जितने भी गाड़ी में मुसाफिर बैठे थे, आधे लोग तो ये सोच रहे थे कि वंशीधर इसके जेवरों को रात में उतार करके रफू चक्कर हो जाएंगे और उसमें हम भी भागीदार बन जाएं। तभी तो पूछते हैं कि उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि बाबूजी कुछ हमारा साझो भी कर लेना। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना नहीं मानता। मतलब वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर को न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों ओर देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी सैयत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते गए। इतने में उसने अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई होगी। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या सब तुम्हारी करतूत है, अब मैं समझ गया। कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर यह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी मजाक हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवालियों को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। फुल डिटेल में कहानी पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1 लाइनर और इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे, MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर